स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज हम लोग को प्रूव करना है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टॉपिक से दिया गया है। यहाँ पर बी, ए एंड सी ये तीनों वेक्टर है और यहाँ पर हम लोग को जो दिखाना है बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम करके जो वेक्टर आएगा, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर का सम करके जो वेक्टर आएगा एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को सम करके जो वेक्टर आएगा, इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों को ये सबसे पहले क्लियर होना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी यहाँ पर 3 वेक्टर होना चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। तो मान लीजिए वो तीनों वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अभी इन तीनों वेक्टर को मैं एक साइक्लिक फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर सी वेक्टर है। तो इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे होगा कि ए वेक्टर के साथ अगर मैं बी वेक्टर को क्रॉस करूं तो यहाँ पर एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर आएगा, उसके साथ सी वेक्टर को मैं डॉट करूंगा। ओके, दो वेक्टर का क्रॉस होगा एंड थर्ड वेक्टर उसके साथ डॉट होगा, इक्वल्स टू। अभी क्लॉकवाइज घुमाइए तो बी के बाद सी आ रहा है तो बी के साथ सी ऐसे में क्रॉस करूंगा एंड उसके साथ ए वेक्टर को मैं डॉट करूंगा। फिर से क्लॉकवाइज जाइए तो सी के साथ ए का क्रॉस होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड देन उसके बाद बी वेक्टर उसके साथ डॉट होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसका वैल्यू सेम होगा। ओके, इसका वैल्यू सेम होगा और इन तीनों चीज को मैं डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा, लेकिन ये इसका मतलब एक ही है, इसका रिजल्ट जो होगा इसका रिजल्ट वही होगा, इसका भी रिजल्ट वही होगा। तो इस चीज को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको लिखने का एक तरीका है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी। मतलब ए बी सी अगर ऐसा है ए क्रॉस बी डॉट सी, अगर मैं ऐसा लिखा तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा ए बी सी। अगर बी के बाद सी है, बी क्रॉस सी एंड देन उसके बाद है ए वेक्टर, तो इसको मैं लिखूंगा इस तरह से बी सी ए। ओके, एंड सिमिलरली सी के बाद अगर ए है, ऐसा है क्रॉस प्रोडक्ट में और उसके साथ बी डॉट में है, तो इसको मैं लिखूंगा सी बी सॉरी ए बी ऐसे। और ये तीनों के तीनों इक्वल है। ओके, तो आप समझ ही पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से मैं लिखूंगा बी प्लस सी वेक्टर, सी प्लस ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर को मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला में डाल दूंगा, देन उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज मेरा आ जाएगा। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा ये स्केलर नाम क्यों है। देखिए, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को अगर मैं क्रॉस करूं तो यहां से एक वेक्टर आएगा। ओके, मान लीजिए वेक्टर डी वेक्टर है, डी वेक्टर। अब ये डी वेक्टर के साथ अगर सी वेक्टर का मैं डॉट करूं तो यहाँ पे एक सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कोई भी वेक्टर नहीं आएगा। ओके, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज एक स्केलर देता है, तो डी वेक्टर के साथ सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में एक स्केलर आएगा। इसलिए हम लोग बोल पाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये एक स्केलर देगा, सिमिलरली ये भी एक स्केलर देगा, ये भी एक स्केलर देगा। तो इसलिए इसका नाम हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ट्रिपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीन वेक्टर है। तो चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चीज है इसको हम लोग इस ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला में डाल देंगे, देन उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और ये चीज आ जाएगा। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एलएचएस है। अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा, पहले बी प्लस सी है, इस हिसाब से ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मतलब क्या है, पहले ए देन बी देन सी। तो यहाँ पे इस हिसाब से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसके साथ क्रॉस होगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड देन इस चीज को मुझे इसमें ब्रैकेट में रखना है, सेकंड ब्रैकेट में रखिए या कर्ली ब्रैकेट में रखिए। इसके साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। देन अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखिए, बी के साथ
बी वेक्टर के साथ क्रॉस होगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, प्लस सी वेक्टर के साथ क्रॉस होगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एंड देन इसके बाद इस वेक्टर के साथ डॉट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर इसके बाद हम लोग क्रॉस करेंगे, बी के साथ सी अगर क्रॉस किया जाए तो आएगा बी क्रॉस सी। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बोल देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए हम लोग ये जानते हैं ना कि 2 into 3 क्या होता है, 3 into 2 होता है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ए वेक्टर के साथ अगर मैं बी वेक्टर को क्रॉस करूं तो वो इन जनरल ये इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के साथ। ओके, ये इक्वल नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। तो जब मैं क्रॉस करूंगा ना, तो पहले जो वेक्टर है उस वेक्टर को पहले लिखना होगा, जो सेकंड पोजीशन में है उसको बाद में ही लिखूंगा। ओके, तो बी क्रॉस सी है तो हम लोग इस हिसाब से लिखेंगे, बी को पहले देन सी। उस हिसाब से यहां पर आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अभी इसके साथ डॉट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी यहां पर देखिए सी क्रॉस सी, दो एक ही तरह का वेक्टर को अगर मैं क्रॉस करूं तो वो हमेशा क्या देगा, नल वेक्टर देगा। दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, नल वेक्टर होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, नल वेक्टर मतलब ऐसे ओ या जीरो से सिंबलाइज किया जाता है, तो उसके बाद वेक्टर सिंबल, तो दैट मीन्स वो क्या होता है, जीरो होता है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज जीरो होता है। ओके, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, नल वेक्टर होता है। तो बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पर मेंशन कर देना है कि सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर। देन इसके बाद हम लोग बी क्रॉस सी के साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे डॉट करेंगे। ओके, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके साथ डॉट हो रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली इसके साथ भी होगा डॉट प्रोडक्ट, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करूंगा। अब यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके साथ डॉट हो रहा है ए वेक्टर का, बीच में प्लस है, प्लस दूंगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसके साथ डॉट हो रहा है बी वेक्टर का। सिमिलरली बाकी सबके लिए वही करूंगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी देखिए b क्रॉस सी डॉट ए, इसका मतलब ए बी सी इन तीनों वेक्टर का क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा थर्ड ब्रैकेट के अंदर बी सी एंड देन ए, प्लस यहां पर बी सी बी, प्लस यहां पर बी ए ए, यहां पर बी ए बी, यहां पर सी ए ए,
और यहाँ पर सभी जगह पर वेक्टर का सिंबल होगा। ओके, एंड फाइनली लास्ट में सी ए एंड बी। अभी देखिए यहाँ पर बी सी बी, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बी सी बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी वेक्टर दो बार है। ओके, यहाँ पर इस जगह पर बी है, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर दो बार है, यहाँ पर देखिए बी वेक्टर दो बार है। तो कहीं पर अगर दो, मतलब एक वेक्टर दो बार दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए बी क्रॉस सी डॉट बी, ऐसा है, बी क्रॉस सी डॉट ए। अभी यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर मैं इस पोजीशन को इंटरचेंज करूं तो क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। एक बार पोजीशन इंटरचेंज करूं तो नेगेटिव आएगा, और एक बार पोजीशन चेंज करूं तो और एक बार नेगेटिव आएगा। तो बी सी बी मैं यहां से दिखा रहा हूं। देखिए इस सी के जगह पर अगर बी रखूं तो सी के जगह पर बी एंड बी के जगह पर सी रखूं तो एक बार नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ऐसे। तो बी क्रॉस बी डॉट सी, तो मैं क्या किया, इन दो वेक्टर को पोजीशन में इंटरचेंज किया। तो एक बार पोजीशन इंटरचेंज किया, ओके, तो यहाँ पर एक बार माइनस साइन आएगा। अगर फिर से इस बी और बी को अगर इंटरचेंज करो तो फिर से और एक बार माइनस आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद देखिए दो वेक्टर, दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये नाल वेक्टर। अभी नाल वेक्टर के साथ अगर कोई भी वेक्टर को अगर मैं डॉट वेक्टर डॉट करूं या क्रॉस करूं तो हमेशा क्या देगा, वो नाल वेक्टर देगा। अगर क्रॉस करूं तो नाल वेक्टर देगा, अगर डॉट करूं तो जीरो देगा। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि बी क्रॉस बी ये नाल वेक्टर है, नाल वेक्टर के साथ सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका वैल्यू होगा जीरो। तो ये आ रहा है जीरो। ओके, जीरो दे रहा है। सिमिलरली सिमिलरली ये भी जीरो होगा, बी ए ए ये भी जीरो होगा। ओके, बी ए बी ये भी जीरो होगा। एंड सी ए ये भी जीरो होगा। ओके, सेम प्रॉपर्टी में इन सभी को मैं बोल सकता हूँ जीरो हो रहा है। तो अभी क्या आ रहा है, देखिए बी सी ए ये जीरो आ रहा है, यहाँ पर ये जीरो आ रहा है, यहाँ पर दो बार बी है, दैट मीन्स ये भी जीरो आ जाएगा। सी ए यहाँ पर दो बार ए है, दैट मीन्स ये भी जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे तीन डिफरेंट है तो ये जीरो नहीं आएगा, सी ए बी। और जैसे कि मैं बोला था कि बी सी ए, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए बी सी, राइट, और इसको भी लिख सकता हूँ ए बी सी। तो क्या आया, टू ए बी सी। तो ये चीज मेरा प्रूफ हो गया। ओके, show that the lines x minus 5 by 4 equals to y minus 7 by minus 4 equals to z minus 3 by minus 5 and x minus 8 by 4 equals to y minus 4 by minus 4 equals to z minus 5 by intersect। यहाँ पर ये दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है। तो अभी हम लोग को क्या दिखाना है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ऐसा है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन दो लाइन के बीच में डिस्टेंस जीरो होगा। मान लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो दो लाइन पैरेलल है। तो अगर वो दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, राइट, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। लेकिन यही डिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो इसका ये मतलब हो जाता है वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को क्या दिखाना है, इन दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो जीरो दिखाना है। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलो अभी हम लोग इसको
करते हैं और आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है। ओके, ठीक तरह से फॉर्मूला अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहला जो लाइन दिया है उसको लिखना होगा। मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया और इस लाइन को आपको कंपेयर करना होगा, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, कंपेयर करना होगा x माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन बाई सी वन। इसको कंपेयर करने के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है देखिए, एक्स वन इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन के साथ मैं बोल सकता हूँ एक्स वन का वैल्यू कितना है, 5 है। सिमिलरली y1 क्या है, y1 देखिए y माइनस वाई वन, यहाँ पर क्या है y माइनस सेवन, तो y1 इक्वल्स टू क्या होगा, 7 होगा। एंड सिमिलरली z1 क्या होगा, 3 होगा। और a1 मतलब यहाँ पर 4 होगा, b1 यहाँ पर -4 है एंड c1 यहाँ पर -5 है। सिमिलरली सेकेंड लाइन को मैं यहाँ पर लिखूंगा x माइनस एट बाई फोर इक्वल्स टू y माइनस फोर बाई -4 इक्वल्स टू z माइनस फाइव बाई एट। इसको आपको कंपेयर करना है x माइनस एक्स टू बाई ए टू, y माइनस वाई टू बाई बी टू इक्वल्स टू z माइनस जेड टू बाई सी टू। ओके, वेरी इजी। देन इसके बाद सिमिलरली हम लोग को फिर से कंपेयर करना है, कंपेयर करके हम लोग को क्या लिखना है, x2 का वैल्यू कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, राइट। y2 कितना हो रहा है, y2 4 हो रहा है, z2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए अगर प्लस होता है, अगर प्लस होता है तो z2 कितना होगा, -5 होगा, राइट। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो z2 इक्वल्स टू 5 है। एंड a2 क्या होगा, a2 है 4, b2 क्या होगा -4 एंड c2 8। इतना करने के बाद हम लोगों को फॉर्मूला में डालना है। अभी हम लोग को लिखना है इफ टू लाइन्स intersect then shortest distance between them should be 0। तो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बाय द फॉर्मूला ऑफ shortest distance between two given lines, ऐसा होगा फॉर्मूला। आपको ऊपर में एक डिटरमिनेंट लिखना होगा, जो डिटरमिनेंट ऐसा होगा उसके एलिमेंट x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। नीचे में होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। अभी इस डिटरमिनेंट को डिवाइड करना होगा स्क्वायर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 पे खत्म हो रहा है तो c1 से स्टार्ट होगा c1 a2 माइनस c2 a1 स्क्वायर, यहाँ पर a1 पे खत्म हो रहा है तो a1 से फिर से स्टार्ट होगा a1 b2 माइनस a2 b1 इसका स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप लोगों को बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते ही आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन इसके बाद हम लोगों को जस्ट वैल्यू को पुट करना है x2। अभी देख देख के ठीक तरह से पुट कीजिएगा। x2 क्या है, 8 है एंड x1 क्या है, x1 देखिए 8 है x2 और ये है 5, तो 8 माइनस 5, तो ऊपर में हम लोगों को लिखना है 8 माइनस 5। देन y2 माइनस y1,
अभी y2 देखिए, y2 4 है और y1 7 है, तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7, देन z2 माइनस z1, तो z2 कितना है, z2 है 5 एंड z1 है 3, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। इसके बाद हम लोगों को लिखना है a1 b1 c1, तो देखिए a1 कितना है 4, b1 माइनस 4, c1 माइनस 5, तो 4 माइनस 4 माइनस 5, 4 माइनस 4 माइनस 5। इसको ठीक तरह से लिखिएगा, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाए तो आपका पूरा मतलब जो भी आप लेबर देंगे वो पूरा बेकार हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, a2 b2 c2, ओके, a2 b2 c2। देखिए a2 है 4, b2 है माइनस 4, c2 है 8, तो 4 माइनस 4 8, 4 माइनस 4 8, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट b1, b1 मतलब ये वाला है, ठीक है, तो माइनस 4 इंटू c2, c2 का मतलब ये वाला है 8, माइनस b2, b2 का मतलब कौन सा होगा, माइनस 4, तो ये माइनस 4 है, इंटू c1 मतलब माइनस 5, इसका होल स्क्वायर, प्लस c1, c1 a2, अभी c1 है माइनस 5, a2 मतलब 4, माइनस c2 a1, अभी c2 का मतलब 8, इंटू a1, a1 का मतलब 4 स्क्वायर, प्लस a1 b2, a1 है 4, 4 इंटू b2, b2 का मतलब माइनस 4, माइनस a2 b1, a2 का मतलब 4, b1, b1 का मतलब माइनस 4 स्क्वायर। देन इसके बाद हम लोग को ये क्या हो रहा है, 8 माइनस 5 दैट इज 3, यहाँ पर आ रहा है माइनस 3, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 4, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 8, डिवाइडेड बाय, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 4 इंटू 8, तो माइनस 32, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 20, तो पॉजिटिव 20 और बीच में माइनस है, तो माइनस 20 इसका स्क्वायर, प्लस माइनस 20 और यहाँ पर आ रहा है 32, तो माइनस 32 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ रहा है माइनस 16 और यहाँ पर आ रहा है माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 होल स्क्वायर। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, पहले 3 लिखेंगे, देन इसके बाद इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। जैसे 3 है ना, तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको पूरा ब्लॉक करना है और वर्टिकल लाइन को ब्लॉक करना है, तो बाकी जो एलिमेंट बचा उसको आपको क्रॉस करना है, तो माइनस 4 इंटू 8 दैट इज माइनस 32, देन माइनस देना है और यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव 20, ओके, तो पॉजिटिव 20 बीच में माइनस होगा। सिमिलरली हम लोगों को अभी यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोगों को माइनस देना है, माइनस देके ये वाला एलिमेंट लिखना है माइनस 3, देन इसके बाद हम लोगों को फिर से मल्टीप्लाई करना है, और कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस 3 है तो माइनस 3 के जो वर्टिकल लाइन है इसको ब्लॉक कीजिए और इसका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको ब्लॉक कीजिए, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज गलत, हाँ ये लाइन, हाँ चलो, अभी देखिए तो एलिमेंट क्या बचा, 4 माइनस 5 4 8, तो 4 के साथ 8 को क्रॉस करना है, तो 32 माइनस 4 के साथ माइनस 5 मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा माइनस 20, ओके, और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, देन प्लस, अभी प्लस देके अब ये 2 लिखना है, अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अभी 2 है मैं यहाँ पे 2 लिखा, तो दैट मीन्स
ये वाला आपको ब्लॉक करना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लॉक करना है। अभी एलिमेंट क्या क्या बचा, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 16 और बीच में माइनस, फिर से 4 इंटू माइनस 4 तो फिर से माइनस 16 और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 16। ठीक है, इस तरह से आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा। ओके, और नीचे वाले में क्या है देखिए, स्क्वायर रूट -32 -20 दैट इज -52 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -52 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अभी ऊपर में कितना आ रहा है देखिए, 3 इंटू यहाँ पर -52 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 52 और यहाँ पर -16 प्लस 16 कैंसिल हो गया तो +2 इंटू 0 और नीचे में 52 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर। देखिए -52 का स्क्वायर है तो इसका मतलब -52 इंटू -52 तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और 52 का स्क्वायर आप लोगों को करना नहीं है क्योंकि ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, -3 इंटू 52 और यहाँ पर +3 इंटू 52 और ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 52 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर। अभी देखिए 3 इंटू 52 नेगेटिव में है, 3 इंटू 52 पॉजिटिव में, दैट मीन्स ये कैंसिल होकर 0 हो गया। तो क्या आया, 0 आया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स क्या आया, 0। इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, तो ये हो गया आपका प्रूफ। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये एलपीपी टॉपिक से दिया गया है। एलपीपी, एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और एक्चुअली ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब इसमें इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। टू टेलर्स ए एंड बी अर्न ₹700 एंड ₹1000 पर डे रेस्पेक्टिवली। तो एक एक दिन में ए एंड बी टेलर 700 और 1000 रुपए अर्न करता है। A can stitch A can stitch 6 shirts and 4 pants while B can stitch 10 shirts and 4 pants per day। तो एक दिन में A 6 शर्ट एंड 4 पैंट्स स्टिच कर सकता है और जहां पर B एक दिन में 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स स्टिच कर सकता है। How many days shall each have to work if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pants at a minimum labor cost? Also calculate the least cost। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर जो पूछा है कि A और B को, A और B को दोनों को कितना दिन काम करने पर मिनिमम 60 शर्ट्स और 32 पैंट्स पैंट्स वो दोनों टेलर मिलके बना सकता है। मान लीजिए आप कोई कस्टमर हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई शॉप हो, ठीक है, तो आपको चाहिए 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स। तो अभी इन शर्ट्स और पैंट्स को आपको बनाना है, ये एटलीस्ट है, मिनिमम है, हाँ, मिनिमम 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से आप टेलर ए को और टेलर बी को हायर करेंगे और टेलर ए एक दिन में 6 शर्ट बना सकता है, 4 पैंट्स बना सकता है, बी 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स बना सकता है। और उस हिसाब से ए को आपको कम पैसा देना होगा, बी को ज़्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि ए कम अर्न कर रहा है एक दिन में 700 रुपये, ओके, और बी अर्न कर रहा है 1000 रुपीज़। किसके लिए, 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स के लिए, और ए 700 रुपये इनकम कर रहा है 6 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स के लिए। लेकिन तुम्हारा रिक्वायरमेंट है 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स का, लेकिन ये भी तुमको देखना है, रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगा और साथ साथ तुम्हारा क्या होगा, जो कॉस्ट होगा, मतलब ए और बी को तुमको पैसा देना है इस काम के लिए, तो वो कॉस्ट मिनिमम हो जाए।
ओके, लेबर कॉस्ट मिनिमम हो जाए, ये भी तुमको देखना है। तो कॉस्ट भी मिनिमम होगा, साथ साथ तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होना चाहिए। तो मान लो मैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, ए का अर्निंग कम है, 700 रुपये है, बी का जहाँ पर 1000 रुपीज है, तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा काम ए को दे दूं तो मेरा लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरा क्या फुलफिल होगा रिक्वायरमेंट? हाँ देखिए, अगर मान लीजिए मेरा 60 शर्ट्स बनाना है, तो 60 शर्ट्स बनाने के लिए ए क्योंकि एक दिन में 6 शर्ट्स बनाता है, तो 6 शर्ट, अगर 60 शर्ट्स चाहिए तो उसको मिनिमम क्या होना चाहिए, 10 दिन काम करना चाहिए। ओके, अगर 10 दिन काम करेगा तो कितना शर्ट बन जाएगा, 60 शर्ट्स हो जाएगा। और 4 पैंट्स एक दिन में, तो 10 दिन में कितना होगा, 40। लेकिन मुझे चाहिए मिनिमम 32। तो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन इसके लिए 10 दिन के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना हो रहा है, 700 × 10, दैट मीन्स 7000। ओके, उस हिसाब से अगर बी को मैं पूरा काम अगर बी को दे दूं, तो बी देखिए एक दिन में 10 शर्ट्स बना रहा है और 4 पैंट्स बना रहा है, तो 10 शर्ट्स अगर बना रहा है तो मिनिमम मुझे 60 शर्ट्स चाहिए, तो 6 दिन अगर काम करवाओ तो 60 शर्ट्स हो जाएगा। लेकिन 6 दिन में पैंट कितना होगा, 24, तो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो 32 पैंट्स है, तो फोर के हिसाब से कितना लगेगा, लगभग यहाँ पर 8 दिन लगेगा। ओके, तो 4 8 32, तो पैंट्स हो जाएगा, और 10 शर्ट्स बनाना है तो 8 दिन में कितना होगा, 80 शर्ट्स बन जाएगा। तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन 8 दिन काम करवाने के लिए मुझे देना होगा 8000। ओके, तो यहाँ पर ये कॉस्ट तो मिनिमम है, ये कॉस्ट मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पर अभी लग रहा है ये 7000 मिनिमम है, तो मैं ए से ही काम करवाऊंगा। लेकिन देखो, ए से काम करवाने से क्या होगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, लेकिन पैंट्स क्योंकि मिनिमम तो मेरा 32 है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई प्लानिंग हो सकता है, ऐसा कोई प्रोग्रामिंग हो सकता है जहाँ पर मैं ऐसे काम करवाऊँ, ए को भी कुछ काम दो, बी को भी कुछ काम दो, इससे मेरा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा और कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो इसको करने के लिए हम लोग को एलपीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना होगा, मतलब इनइक्वालिटी का हेल्प लेना होगा। ओके, तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये टेलर ए एक्स दिन काम करेगा एंड टेलर बी वाई दिन काम करेगा। ओके, तो एक एक्स दिन में कितना शर्ट होगा, कितना पैंट होगा वो निकालूंगा, और वाई दिन में कितना शर्ट कितना पैंट होगा वो निकालूंगा। देन उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो इसको अभी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट टेलर ए be worked for X days and Taylor B worked for Y days to get the minimum requirements। ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मतलब 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम लोगों को कुछ कंस्ट्रेंट्स बनाना होगा। तो अभी हम लोग को लिखना होगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अभी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के अंदर हम लोग को लिखना होगा, देखिए इसमें मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल के हिसाब से आप कंस्ट्रेंट बनाइए तो वो बहुत आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखिए टेलर और यहाँ पर जॉब। दो तरह का जॉब है यहाँ पर, एक शर्ट स्टिच हो रहा है और एक पैंट, ये दो तरह का जॉब है। तो टेलर ए एंड टेलर बी। टेलर ए एक दिन में कितना शर्ट बना रहा है, 6 शर्ट्स एंड पैंट 4 पैंट्स। टेलर बी एक दिन में 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स बना रहा है, ऐसे। ओके, तो अभी देखिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, देखिए ए क्योंकि एक दिन काम कर रहा है, ओके, टेलर ए एक दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में अगर 6 शर्ट होगा तो एक दिन में कितना शर्ट होगा, 6x। ओके, तो यहाँ पर होगा 6x, तो ये हुआ नंबर ऑफ शर्ट्स जो ए बना रहा है एक दिन में, प्लस बी टेलर बी एक दिन में 10 शर्ट्स बना रहा है, तो वाई दिन में कितना होगा, 10y। तो इसको अगर इन दो चीज को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है टोटल कितना शर्ट बन रहा है,
ए और बी मिलकर टोटल कितना 60 बना रहा है, और वही है मिनिमम हम लोग को कितना बनाना है, मिनिमम 60 शर्ट्स बनाना है। तो मिनिमम मतलब मिनिमम कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये होगा 60 या 60 से ज्यादा। मिनिमम के लिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल सिंबल देंगे। ओके, तो 6x प्लस 10y ये टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो बन रहा है, ए और बी मिलाकर बना रहा है, और वो मिनिमम 60 होना चाहिए। तो 60 या 60 से ज्यादा होगा। ये पहला सब कांस्टेंट होगा। अभी पैंट के लिए एक दिन में ए 4 पैंट बना रहा है, तो x दिन में 4x नंबर ऑफ पैंट्स होगा, प्लस अभी एक दिन में बी टेलर बी 4 पैंट्स बना रहा है, तो y दिन में कितना होगा 4y, और पैंट्स मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है 32, तो इस हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। अभी देखिए इसमें मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा, कैसे, ये 6, 10 एंड 60 सभी नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो अगर सभी नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 5y, और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर भी हम लोग 4 4 32, तो 4 से डिवाइड कर दूं तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोगों को ये लिखना है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये लिखना ही है। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है x का वैल्यू ऑलवेज 0 या 0 से ज्यादा, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखिए ए x दिन काम कर रहा है, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया, तो दिन जो भी x 5 दिन 6 दिन जो भी काम करेगा तो वो तो पॉजिटिव फिगर होगा ना, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से लिखूंगा x ग्रेटर देन इक्वल 0, और y मतलब b टेलर b जितना दिन काम कर रहा है वो क्या है y है, और वो भी पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स ये जो कंस्टेंट मैंने लिखा ना, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स। तो ये एलपीपी के क्वेश्चन में इन दो कंस्टेंट को आपको लिखना ही होगा। ओके, सो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इक्वेशन मान के चलेंगे, एंड देन उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मतलब सिंपली हम लोग को क्या करना है, इस इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन जोन ढूंढना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन जोन, यहाँ पर कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन जोन मिलेगा, एंड देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिनिमाइज, और साथ साथ हम लोग को लिखना है मिनिमाइज। मिनिमाइज, अभी मिनिमाइज का मतलब ऐसा है कि क्योंकि हम लोग को यहाँ पे निकालने दिया कि कॉस्ट मिनिमम होगा, मिनिमम लेबर कॉस्ट, तो कितना कॉस्ट होगा वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्योंकि साथ साथ पूछा है कैलकुलेट द लीस्ट कॉस्ट, तो कितना कॉस्ट होगा वो भी हम लोग को यहाँ पर पूछा है, तो इसलिए मुझे मिनिमाइज लिखना है। तो मिनिमाइज जेड हम लोग इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो और ये रुपीज में आएगा, तो रुपीज। अभी देखिए टेलर ए एक्स दिन काम कर रहा है, एक्स दिन, तो एक दिन में टेलर ए को कितना पैसा देना हो रहा है 700 रुपीज, मतलब टेलर ए एक दिन में 700 रुपये इनकम कर रहा है, तो उस हिसाब से एक्स दिन में कितना पैसा इनकम होगा उसका 700x, एंड बी टेलर का 1000 रुपीज एक दिन में इनकम हो रहा है, और बी टेलर वाई दिन काम कर रहा है, तो वाई दिन में कितना पैसा इनकम होगा उसका 1000y, तो दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है ये होगा, तो ये टोटल कॉस्ट आएगा। ओके, और इसमें उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, मतलब 62 आई थिंक सॉरी 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन सभी इक्वेशंस का, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ, अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को आपको इक्वेशन मान के चलना होगा। ओके, तो सबसे पहला इन इक्वेशन क्या था 3x प्लस 5y, और मैं इसको इक्वेशन मान लिया इक्वल्स टू 30। देन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप काम कीजिएगा, x का वैल्यू 0 ले लीजिए एंड y का वैल्यू निकालिए कितना हो रहा है। देखिए x के जगह पे 0 बैठेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है 30, तो 3 इंटू 0 मतलब 0, तो 5y इक्वल्स टू कितना है 30, तो 5y अगर 30 होता है तो y इक्वल्स टू कितना होगा 6 होगा। ओके, तो x का वैल्यू जब 0, y का वैल्यू तब 6, मतलब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 6। उसी तरह से आपको x का वैल्यू निकालना है जब y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 यहाँ पे बैठाइए, तो 5 इंटू 0 मतलब 0, तो 3x इक्वल्स टू 30, तो 3 या 30 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू 10 आया,
तो यहाँ पर और एक कोऑर्डिनेट आया 10,0। ओके, तो इस हिसाब से आपको दूसरा भी निकालना होगा और ये चीज आप मान लीजिए 1 नंबर इक्वेशन है। अभी दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। देखिए इसको लेना होगा। यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग करेंगे, x का वैल्यू जब 0, y का वैल्यू तब क्या होगा 8 होगा, राइट, 8 होगा। और x का वैल्यू 8 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, ऐसे। तो ये मान लीजिए आपका 2 नंबर इक्वेशन। और एक है x इक्वल्स टू 0 और एक है y इक्वल्स टू 0। अभी x इक्वल्स टू 0 का मतलब ऐसा है, आपको क्या करना है, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर x का वैल्यू ऑलवेज 0 बैठाना है और y का अपने हिसाब से यहाँ पे बैठा लीजिए, जैसे 2, 4, 6 ऐसे। यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग करेंगे इसको, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना है। y का वैल्यू ऑलवेज 0, x का वैल्यू अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे 2, 4, 6। ओके, तो ये हो गया। इतना करने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, आप लोग पेंसिल और स्केल यूज करके इसको कीजिएगा। मैं यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे कुछ मार्किंग करूंगा। ये है आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। तो यहाँ पर मान लीजिए 2, ये 4, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 8, यहाँ पर 10। यहाँ पर भी सेम तरीके से 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर आप आर्बिट्री एक डिस्टेंस ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल 2-2 करके मैंने लिया, तो इंटरवल का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को प्लॉट करना है 0, 6, y, x का वैल्यू जब 0, y का वैल्यू तब 6, तो 0,6 एक कोऑर्डिनेट है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर और y का वैल्यू 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। देन x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू जब 10 मतलब यहाँ पर, y का वैल्यू तब 0, 0, y 0 का मतलब y ऊपर होता है नीचे होता है, लेकिन y 0 का मतलब इसी जगह पर होगा। ओके, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। y अगर 2 देता है तो दैट मीन्स ऊपर ऊपर 2 यूनिट डिस्टेंस पर, लेकिन y इक्वल्स टू 0 का मतलब वहीं पर होगा। ओके, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 0 का मतलब इस जगह पर ही होगा। अब इन दो पॉइंट को कनेक्ट करिए, स्केल से अब इसको ज्वाइन कीजिएगा ऐसे। ओके, आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना एक्सटेंड करेंगे तो भी चलेगा। तो ये वाला जो लाइन है ये क्या है, ये है ऐसा लाइन, 1 नंबर लाइन, मतलब 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 30, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। अभी उसी तरह से हम लोग को सेकंड लाइन को ड्रॉ करना है, x0 y8, x का वैल्यू जब 0, y का वैल्यू तब 8, तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 8, y का वैल्यू तब 0, x का वैल्यू 8, तो यहाँ पर और y का वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर ही होगा। अभी इन दो पॉइंट को कनेक्ट कीजिए ऐसा। अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट पे। ओके, तो अभी अच्छा थर्ड वाला लाइन, अभी x इक्वल्स टू 0। अभी देखिए x इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है। ये अगर आप याद रखेंगे ना तो बहुत आसान होगा। वो x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, x एक्सिस। अब अगर इसको ड्रॉ इस सभी पॉइंट को प्लॉट कीजिएगा ना तो आपको y एक्सिस ही मिलेगा, और इन सब पॉइंट को अगर आप प्लॉट कीजिएगा तो x एक्सिस मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट इसको प्लॉट कीजिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर जैसे कि बोला x इक्वल्स टू 0 का तो y एक्सिस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ। ये क्या है, y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0, और ये क्योंकि x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0। ओके, इतना करने के बाद आप लोगों को इन इक्वेशन का हेल्प लेना है। तो इन इक्वेशन का हेल्प हम लोग को लेना है। तो सबसे पहले इन इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल 30। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट साइड में अगर जीरो नहीं है तो लेफ्ट साइड में x और y की जगह पर आप जीरो एज्यूम कीजिए, मतलब x का भी वैल्यू जीरो एज्यूम कीजिए, y का भी वैल्यू जीरो एज्यूम कीजिए। ओके, आप लोग जीरो के अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो,
लेकिन मैं बोलूंगा अगर राइट साइड में जीरो नहीं है तो लेफ्ट साइड में एक्स और वाई की जगह पर जीरो एज्यूम कीजिए। एज्यूम करने के बाद यहाँ पर बैठाइए, बैठा के यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए कितना हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर जीरो बैठाऊंगा तो ये जीरो हो जाएगा, वाई की जगह पर जीरो बैठाऊंगा तो 5 वाई मतलब 5 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा। ओके, जीरो आ गया। अभी देखिए ये जो इन इक्वेशन दिया है ग्रेटर देन इक्वल, तो ये इन इक्वेशन इन दो वैल्यू को क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको चेक करना है। इज जीरो ग्रेटर देन इक्वल 30? क्या आंसर आया? जीरो क्या 30 से बड़ा है? नहीं, जीरो 30 से छोटा होता है, तो दैट मीन आंसर आया नो। अगर नो आया इसका ये मतलब है इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। x इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू जीरो, ये दो वैल्यू के लिए ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अपने हिसाब से आप वैल्यू एज्यूम कीजिए, ठीक है। मिले, लेकिन मैं यहाँ पे जीरो जीरो लिया, तो जीरो के x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो के हिसाब से ये वाला इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और ये लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन। तो सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको कौन सा लाइन का इन इक्वेशन लिया था? ये वाला। ओके, तो अभी इस लाइन के यहाँ पर x का वैल्यू जीरो होता है, y का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो इस लाइन के मतलब ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन के इस तरफ जीरो जीरो पॉइंट है। अभी इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब सॉल्यूशन इस पॉइंट के तरफ नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हुआ उस पॉइंट के ऑपोजिट साइड पे सोल्यूशन होगा। अभी सोल्यूशन दिखाने का तरीका ऐसा होगा, ऐसा है तरीका, ऐसे। ओके, ऐसे। देन सिमिलरली हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट पे भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर राइट साइड में जीरो नहीं है तो एक्स और वाई जीरो लीजिएगा तो सबसे आसान हो जाएगा। ये पे कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जीरो ही आ जाएगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स 30। अब दूसरा वैल्यू भी लेके कर सकते हो, लेकिन ऐसे वैल्यू मत लीजिए कि यहाँ पर कैलकुलेट करके 30 आ जाए। अगर दोनों तरफ 30 आ गया ना तो आपका वैल्यू चेंज करना होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट इन इक्वेशन क्या था? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8। यहाँ पर भी क्योंकि राइट साइड में जीरो नहीं है तो अपने हिसाब से यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू लीजिए, एक्स जीरो वाई जीरो। ओके, तो अभी बैठे जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन 8। इज इट करेक्ट? जीरो ग्रेटर देन इक्वल 8, तो जीरो के 8 से बड़ा होता है? नहीं, तो दैट मीन्स यहाँ पर इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, अभी लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन है। अभी इस लाइन के किस तरफ है जीरो जीरो पॉइंट? यहाँ पर है जीरो जीरो पॉइंट, एक्स जीरो वाई जीरो यहाँ पर है। तो इस लाइन के इस तरफ है तो इस तरफ सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ऑपोजिट साइड में, तो इसको ऑपोजिट साइड में आपका सोल्यूशन होगा। एंड देन थर्ड इन इक्वेशन क्या था? एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अभी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा। अभी देखिए एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो होता है, और एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन है। अभी एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए जीरो छोड़ के, जैसे 5 ले लीजिए, ये इन इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है। 5 ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, तो सेटिस्फाई हो रहा है। अभी एक्स 5 का मतलब यहाँ पर है, जैसे 4 5 तो यहाँ पर है, तो ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो पॉइंट की तरफ ही सोल्यूशन होगा, तो इस लाइन का सोल्यूशन ऐसा होगा। सिमिलरली ये वाला y इक्वल्स टू जीरो, इन इक्वेशन क्या था? y ग्रेटर देन जीरो। y का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे y का वैल्यू मैं यहाँ पे ले लिया 3, तो y 3 ग्रेटर देन जीरो। इज इट करेक्ट? यस, करेक्ट। तो अब ये लाइन है और y3 का मतलब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 3 होता है, और ये लाइन है, तो इस पॉइंट के तरफ ही सोल्यूशन होगा। ओके, तो ऐसे है। अभी देखिए इन चारों लाइन का सोल्यूशन जहाँ पर कॉमन मतलब सभी सोल्यूशन जहाँ पर मर्ज हो रहा है, एक ही साथ आ रहा है, तो वो कौन सा एरिया है? देखिए अच्छी तरह से नोटिस कीजिए, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर इन चारों लाइन का सोल्यूशन एक ही साथ आ रहा है? ये एक ऐसा जगह है जहां पर चारों लाइन का सोल्यूशन है। देखिए इस लाइन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस लाइन का सोल्यूशन तो इसके अंदर नहीं है, वो तो उस तरफ है, तो दैट मीन्स ये वाला तो होगा नहीं कॉमन जोन। ओके, यहाँ पर भी देखिए कॉमन जोन नहीं होगा, तो इस लाइन का सोल्यूशन इस तरफ है, इस लाइन का भी। अभी ये लाइन तो एक्सटेंडेड है ना, ये लाइन भी तो एक्सटेंडेड, दैट मीन्स ये सोल्यूशन तो ऐसे हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो जोन आ रहा है ये कॉमन जोन है, इसको बोला जाता है
इसको बोला जाता है फीजिएबल रीजन। ओके, क्या बोला जाता है? फीजिएबल रीजन, फीजिएबल रीजन। अभी ये ओपन एरिया है, ठीक है, कोई बाउंडेड एरिया नहीं है, मतलब घिरा हुआ कोई एरिया नहीं है, ये ओपन एरिया है, तो ये ओपन फीजिबल रीजन हुआ। अभी इस ओपन फीजिबल रीजन में हम लोगों को जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, वो कॉर्नर पॉइंट्स को मार्किंग करना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स को सबसे पहले मैं मार्किंग करूंगा। देखिए, एक कॉर्नर पॉइंट्स तो आपका ये आया ए, ये मान लीजिए, और एक कॉर्नर पॉइंट है, और यहाँ पर ये है एक कॉर्नर पॉइंट सी। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स का हम लोग को क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था? 10,0 पे, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10,0 है। उसी तरह से सी पॉइंट यहाँ पे 8, वाई का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 8, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,8। कोऑर्डिनेट में पहले एक्स का वैल्यू लिखना होता है, देन वाई का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0,8। अभी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए, बी पॉइंट, क्योंकि ये वाला लाइन और x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करके बना है, तो इन दो लाइन को सॉल्व करके बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है ये लाइन का इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट आएगा, और कॉमन पॉइंट ही होगा एक्स और वाई का वैल्यू। ओके, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को इन दो लाइन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। वही एक्स और वाई का वैल्यू होगा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऑन सॉल्विंग 3x plus 5y equals to 30 and x plus y equals to 8, we have x का वैल्यू कितना आ रहा है वो निकालना होगा, y का वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए, अभी यहाँ पे सॉल्व कर दो। 3x plus 5y इक्वल्स टू 30। अभी इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। y भी 3y हो जाएगा, एंड 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 24 आ रहा है। अब इसको माइनस कीजिए, तो कितना आ रहा है? 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू 3 आ गया। अभी x का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर बैठा दीजिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू 5 है, तो दैट मीन्स x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 5, 3, और कोऑर्डिनेट A पॉइंट का कितना है वो हम लोग को लिखना है, एंड कोऑर्डिनेट of point A are 10, 0, coordinates of point C are 0, 8। ओके, इतना करने के बाद हम लोग को एक टेबल बनाना है यहाँ। अब उस टेबल पे यहाँ पर लिखना है पॉइंट्स, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर z हम लोग कैलकुलेट करेंगे। z क्या था? ₹700x प्लस 1000y, ये था। अभी डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम लोगों को z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स क्या था? a था, देन उसके बाद b, देन उसके बाद c। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 10, 0, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 3, एक बार चेक कर लीजिए, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 3, c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 8। अभी यहाँ पर 10, 0 का मतलब x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर x की जगह पे 10 बैठा ना, y का वैल्यू 0 बैठा के यहाँ पे z का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ₹700 इंटू 10 प्लस 1000 इंटू 0। अभी देखिए, x का वैल्यू 10 का मतलब टेलर ए 10 दिन काम कर रहा है, और टेलर बी एक दिन भी काम नहीं कर रहा है। ओके, तो इसमें कितना होगा? ₹7000, जो स्टार्टिंग में मैंने देखा था। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, ओके, लेकिन इसके लिए पैसा कितना देना हो रहा है? 7000। अभी यहाँ पर x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, मतलब ए टेलर 5 दिन काम कर रहा है, बी टेलर 3 दिन काम कर रहा है। इसमें रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, लेकिन खर्च कितना होगा? देखिए,
700 इंटू 5 प्लस 1000 इंटू वाई के जगह पर 3 बैठा है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3500 और यहाँ पर 3000 मतलब 6500, ओके, तो रुपीज 6500। और यहाँ पर कितना हो रहा है एक्स का वैल्यू 0 वाई को 8, मतलब ए टेलर एक दिन भी काम नहीं कर रहा है, बी टेलर 8 दिन काम कर रहा है। ये भी हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। तो यहाँ पर आ रहा है रुपीज 8000। तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर आ रहा है 6500। इसमें क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 दिन अगर ये काम करेगा, ठीक है, टेलर ये अगर 5 दिन काम करेगा, देखिए 5 3 ना, तो 5 दिन काम करेगा तो शर्ट कितना होगा 30 होगा, और पैंट्स कितना होगा 20 होगा। और बी 3 दिन काम करेगा तो 3 दिन में 30 होगा, और 3 दिन में 12 होगा, तो कितना 60 हो रहा है, 60 हो रहा है 60, और यहाँ पर आ रहा है 32। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। और इसमें कॉस्ट कितना आ रहा है, सबसे कम आ रहा है 6500। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे, द मिनिमम कॉस्ट रुपीज 6500 at x equals to 5 and 5 days and y equals to 3 days, ओके। तो इसका मतलब है 6500 रुपीज इन्वेस्ट करके मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स बना सकते हो आप। और जिसके लिए आपको करना क्या होगा, ए टेलर को 5 दिन काम करवाना होगा एंड बी टेलर को 3 दिन काम करवाना होगा, ओके। तो ये वो आपका आंसर।